हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमपी सेकेंड ईयर का चैप्टर 8 करेंगे। एमपीएससी 003 का पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। हमारे आज के चिंतक हैं जीन जैक रूसो, जो भी आधुनिक राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं। इनके विचार, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका शुरू में परिचय देखेंगे, फिर इनकी किताबें देखेंगे, इन्होंने रचनाएं क्या क्या लिखी हैं, फिर इनका देखेंगे योगदान क्या है। तो शुरू में शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा डिटेल्ड में लिखा है इन चीज़ों के बारे में। इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स का जो इनका सिद्धांत था, इनका जो जनरल विल का सिद्धांत था, सामान्य इच्छा का, तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अभी शुरू करते हैं। इनका जो जीवन परिचय है, उनका जन्म, जीन जैक रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनका परिवार मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास था। उनकी माँ का निधन उनके जन्म के तुरंत बाद हो गया था और उनके पिता ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। तो उनका बचपन एक ऑर्फन यानी अनाथ के तौर पर गुजरा। उनका संघर्ष में बचपन रहा। रूसो के पिता कब एक गड़ीसाज थे। उनका बचपन संघर्ष में रहा है। उन्होंने बचपन में ही जिनेवा छोड़ दिया था और कई अलग अलग नौकरियां भी की उन्होंने, क्योंकि अब उनके पास ना माता थे ना पिता थे, तो वे अलग अलग नौकरियां करने लगे बचपन की उम्र में ही। औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद जो उनकी नियमित शिक्षा थी, जो होनी थी बच्चे की एक, वो नहीं होने के बावजूद भी रूसो ने खुद को शिक्षित किया। अपने आप खुद उन्होंने पढ़ाई की, किताबें खरीदी अपनी जो कमाई से छोटी मोटी से। वे एक संविदाई थे, यानी खुद शिक्षा ग्रहण करने वाले थे, अपने आप ही को सिखाने वाले, और किताबों से बहुत कुछ उन्होंने सीखा। उनका जो करियर और रचनात्मक योगदान, उनका पेरिस में उनका जीवन बीता। तकरीबन रूसो पेरिस में रहकर ही साहित्य और संगीत में भी रुचि रखते थे। वे एक संगीतकार भी थे। उनकी कुछ मशहूर पुस्तकें थी, उनमें 4 पुस्तकें हैं ये हमारे पास, वैसे और भी अन्य पुस्तकें होती हैं। उनमें फर्स्ट आती है हमारी डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, और ये 1749 में लिखी गई थी। इसमें रूसो ने तर्क दिया है कि विज्ञान और कला ने नैतिकता को बिगाड़ा है। जो नैतिकता, जो प्राकृतिक अवस्था में एक मनुष्य के पास नैतिकता थी कि अच्छा भला बुरा, उसके जब विज्ञान और तर्क संगतता, तर्क बुद्धि थी आई कि बंदे को जब अच्छा और ज्यादा समझने लगा कि ये मेरी संपत्ति है, इसको मेरा ही हक है और मुझे और भी इकट्ठी करनी चाहिए, तो और विज्ञान कोई नैतिकता ने बिगाड़ दिया, इन कला और नैतिकता को। जब वे इंसान सोचने लगा अपने से और ज्यादा कमाने के लिए। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये 1755 में लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने समाज में असमानता को उद्भव विचार किया, क्या समाज में किस प्रकार से असमानता उभर रही है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सरकार को जनता की सामान्य इच्छा पर आधारित होना चाहिए, कि सभी जनता की एक सामान्य जनरल विल होती है कि हमें ये चीज करनी है, तो सरकार को जो वो चीज चाहते हैं वही चीज करनी होती है, ना कि अपना इनपुट देना होता है। फिर आती है फोर्थ, एमिल ऑफ ऑन एजुकेशन, ये उनकी फोर्थ बुक है, ये एजुकेशन के ऊपर उन्होंने लिखी थी। इसमें रूसो ने शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रकट किए। मुख्य विचार, रूसो ने मानव स्वतंत्रता, समानता और जन सामान्य इच्छा के सिद्धांत पर जोर दिया है। रूसो के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया और आधुनिक राजनीति और सामाजिक सिद्धांतों पर भी गहरा प्रभाव डाला। कुछ विवाद रहे, कुछ इनके विचारों पर विवाद रहे हैं। उनके विचार कई बार विवादास्पद साबित हुए और उन्हें कई अधिकारियों का विरोध झेलना पड़ा। उनका जो निर्वासन भी किया गया हुआ कई बारी। उनके कुछ विचारों के कारण उन्हें जिनेवा और फ्रांस दोनों जंगों से निर्वासित कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया था। निजी जीवन, उनका कुछ प्रेम संबंध, रूसो के कई प्रेम संबंध थे, जिसमें से सबसे प्रमुख थे थेरेसा लेवायसोरा। उन्होंने थेरेसा से विवाह किया था और उनके 5 पुत्र थे। उनकी स्वास्थ्य समस्या, रूसो ने अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी किया है। दर्शन और विचारधारा, प्रकृतिवादी, रूसो का मानना था कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में सबसे अधिक स्वतंत्र और समान होते हैं और सभ्यता ने इस स्वतंत्रता को बाधित किया है। सामाजिक अनुबंध, उन्होंने तर्क दिया कि सरकार को जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार संचालित होना चाहिए और यह अनुबंध ही समाज का आधार है। शिक्षा पर विचार, उनकी एमिल पुस्तक थी जो में उन्होंने तर्क दिया कि बच्चों को उनकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षित किया जाना चाहिए। बच्चों को जब भी शिक्षा दी जाए तो प्रकृति से जुड़ाव के साथ ही संबोधित करके शिक्षा देनी चाहिए, और जो अगर बच्चे की दिलचस्पी जिस चीज में उसी प्रकार की उसे शिक्षा दिलानी चाहिए।
उसकी मृत्यु और उसकी विरासत। जीन जैक रूसो का निधन 2 जुलाई 1778 को एमिले फ्रांस में हो गया था। विरासत। रूसो के विचारों ने आधुनिक राजनीति और शैक्षिक सिद्धांतों पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी रचनाएं आज भी महत्वपूर्ण और उनकी विचारधाराएं उन्हें फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रेरित किया। और अमेरिकी जो लोकतंत्र था, जो स्वतंत्रता थी अमेरिका की, उसको भी इसने प्रेरित किया था इनके विचारों ने। अब देख लेते हैं रूसो के जीवन काल और उनके समय के ऐतिहासिक संदर्भ देख लेते हैं कुछ। 18वीं सदी के यूरोप में प्रबोधन काल, एनलाइटमेंट का दौर चल रहा था। उस समय रूसो के जीवन काल में प्रबोधन काल का था, जब यूरोप में वैज्ञानिक, राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा में बड़े बदलाव हो रहे थे। यह काल मानवता की प्रगति, तर्क और विज्ञान पर जोर देता था। इन्हीं चीजों को देखकर ही उसको लगा कि पहले की परिस्थिति ज्यादा अच्छी थी। अब जब ये हो गया, इनलाइटमेंट आने लगा है, प्रगति, तर्क और विज्ञान, इससे और बिगड़ने लगा, अराजकता फैलने लगी है और मनुष्य और अराजक होने लगे हैं। राजनीतिक परिवर्तनों का युग। रूसो ने यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता और शासन के तानाशाही स्वरूपों को देखा है। उनकी लेखनी, जो उन्होंने कृतियां लिखी, उसमें इन मुद्दों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रगति। इस काल में विज्ञान और तर्क संगतता के नए आयाम खुले और समाज में व्यापक बदलाव आए। फ्रांस और जिनेवा। सामाजिक असमानता। फ्रांसीसी समाज में गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानता थी, जिसे रूसो ने अपनी रचनाओं में चुनौती के रूप में लिखा है। राजनीतिक अस्थिरता, और उन्होंने उन असमानताओं को चुनौती भी दी है अपनी बुक में, तर्क दिया उनको कि ये इस तरीके से गलत हैं ये सारी चीजें। राजनीतिक अस्थिरता। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता और निरंकुश शासन के खिलाफ विरोध बढ़ रहा था, जो बाद में फ्रांसीसी क्रांति में परिणामित हुआ, यानी बदलाव उसको। जिनेवा एक स्वतंत्र गणराज्य था और यहाँ रूसो के विचारों को विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ की राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता ने रूसो के विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। रूसो के विचार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को भी प्रभावित करने वाले थे। आधुनिक लोकतंत्र। रूसो के सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के विचारों ने आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक विवाद। रूसो का समय धार्मिक विवादों और सुधारों का भी था। उनके विचारों ने चर्च और राज्य के संबंधों पर भी सवाल उठाए। आप देख लेते तर्क के विरोध विद्रोह। जीन जैक रूसो ने विचार प्रस्तुत किए कि तर्क किस प्रकार समाज पर एक किस्म का अलग सोच प्रगति रोक रहा है समाज को। जीन जैक रूसो ने अपने समय की तर्कवादी सोच और वैज्ञानिक प्रकृति के विरोध में कुछ महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने तर्क और तर्क संगतता के स्थान पर भावनाओं और प्राकृतिक जीवन के महत्वपूर्ण जोर दिया। उनके दृष्टिकोण ने उसे उस समय की तर्कवादी और प्रबोधनकाली सोच को चुनौती दी। प्रमुख विचार। विज्ञान और कला का प्रभाव। उनकी बुक डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट्स 1749 में उन्होंने प्रकट किया कि रूसो ने तर्क दिया कि विज्ञान और कला ने नैतिकता और मानवीय गुणों को बिगाड़ा है। उन्होंने कहा कि सभ्यता की प्रकृति ने मनुष्य को भ्रष्ट और अनैतिक बना दिया है। उदाहरण के लिए रूसो ने देखा कि जैसे जैसे समाज में वैज्ञानिक और कलात्मक प्रकृति करता गया, लोगों में नैतिक पतन हो गया। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र में और रोम ने वैज्ञानिक और कलात्मक प्रकृति के साथ नैतिकता का हास्य भी देखा है। प्राकृतिक अवस्था का महत्व। डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो 1755 में रूसो ने तर्क दिया कि मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था में सबसे अधिक स्वतंत्र और समान होते थे। सभ्यता और तर्क संगतता ने इस स्वतंत्रता और समानता को बाधित किया, खतरे में डाला है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सरल, नैतिक और खुशहाल होते थे। जब तर्क और सभ्यता का प्रवेश हुआ तो निजी संपत्ति और सामाजिक असमानता जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। जब आदमी कुछ अधिक से ज्यादा ओवर थिंकिंग सोचने लगा कि मुझे और संपत्ति कमानी चाहिए, मुझे अपनी समाज में एक मुझे रुतबा चाहिए, एक पोजीशन चाहिए, तो उससे समाज में का समानता फैलने लगी और कई लोग अमीर हो गए, कई लोग गरीब रह गए। और पहले सभी सरल थे, आदमी सभी स्वतंत्र थे, सभी समान कहलाते थे। भावनाओं का महत्व। उनकी थर्ड पुस्तक एमिल ऑफ ऑन एजुकेशन 1762 के उसमें समझाते हैं वो एक पॉइंट में। रूसो ने शिक्षा में तर्क संगतता के बजाय भावनाओं और नैतिक शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को उनके प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षित किया जाना चाहिए।
उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रकृति के संपर्क में रहकर सीखने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे वे स्वाभाविक रूप से नैतिक और स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित कर सकेंगे। तर्क संगत शिक्षा बच्चों को केवल यंत्र तो सोचने में मजबूर करती है, बस सिर्फ। सामाजिक अनुबंध और सामान्य इच्छा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने लिखा, रूसो ने कहा कि समाज को तर्क संगतता के बजाय सामान्य जनरल विल के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि सामान्य इच्छा ही सच्ची स्वतंत्रता और समानता की गारंटी होती है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार संचालित होना चाहिए, न कि तर्क संगतता और तर्क के आधार पर बनाए गए कानूनों के अनुसार। जीन जैक रूसो के विचार ने तर्क और तर्क संगतता के विरोध में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया। उनके विचारों ने मानव जीवन में भावनाओं, प्राकृतिक अवस्था और नैतिक के महत्व पर जोर दिया। नैतिकता पर उनके दृष्टिकोण ने प्रबोधनकाली तर्कवादी सोच को चुनौती दी और आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में गहरा प्रभाव डाला। अब देख लेते हैं नागरिक समाज के बारे में क्या समालोचना करते हैं जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो ने नागरिक समाज और उनकी संरचना की गहरी आलोचना की है। उन्होंने तर्क दिया कि नागरिक समाज जो तर्क संगतता और सभ्यता पर आधारित है, ने मनुष्य के प्राकृतिक स्वतंत्रता और समानता को नष्ट कर दिया। उनके प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। प्राकृतिक अवस्था और असमानता। प्राकृतिक अवस्था में रूसो का मानना था कि मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग स्वतंत्र और समान होते थे। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वाभाविक रूप से नैतिक, खुशहाल और संतुष्ट होते थे। उदाहरण के लिए प्राकृतिक अवस्था में कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी और लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रकृति पर निर्भर होते थे, जिससे समानता बनी रहती थी। असमानता का उद्भव। रूसो ने कहा कि नागरिक समाज ने असमानता और निजी संपत्ति का उद्भव किया। जब लोगों ने जमीन, संपत्ति और पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया तो असमानता और संघर्ष की शुरुआत हो गई। उदाहरण के लिए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में उन्होंने बताया कि कैसे निजी संपत्ति की अवधारणा ने समाज में वर्ग भेद और असमानता को जन्म दिया। सेकंड पॉइंट में नैतिक पतन और समाज नैतिकता का हास्य। रूसो ने तर्क दिया कि नागरिक समाज ने मनुष्य की नैतिकता को नष्ट कर दिया। सभ्यता और सामाजिक संरचना ने मनुष्य को स्वार्थी और प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव बना दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि प्राचीन समाजों में लोग सरल और नैतिक जीवन जीते थे, जबकि आधुनिक समाज में तर्क और विज्ञान ने नैतिकता को पीछे छोड़ दिया। नैतिकता का महत्व। रूसो ने तर्क दिया कि समाज को नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल तर्क संगतता और वैज्ञानिक प्रकृति पर। उदाहरण के लिए एमिल ऑन एजुकेशन में उन्होंने शिक्षा पर नैतिकता और भावनाओं को महत्व पर जोर दिया, जिससे लोगों में नैतिक और संवेदनशीलता बनी रह सके और बनाई जा सके आने वाले बच्चों में। सामाजिक अनुबंध और स्वतंत्रता। सामाजिक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जो स्वतंत्रता थी उसको किस तरीके से उन्होंने लिखा। रूसो ने अपने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में तर्क दिया कि वास्तविकता स्वतंत्रता तभी संभव है, यानी सच्ची स्वतंत्रता है, फ्रीडम तभी संभव है जब लोग अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को सामान्य इच्छा, जनरल विल के अधीन कर दे। उदाहरण के लिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहा कि एक सच्चा समाज वही है जहां कानून और नीतियां जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार बनाई जाती है। स्वतंत्रता और समानता विचार। रूसो का मानना था कि नागरिक समाज में वास्तविकता, स्वतंत्रता और समानता तभी हो सकती है जब लोग अपनी सामान्य इच्छा के अनुसार समाज का निर्माण करें। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि नागरिक समाज की मौजूदा संरचना ने स्वतंत्रता और असमानता को बाधित किया है और इसे बदलने की आवश्यकता है। जीन जैक रूसो ने नागरिक समाज की गहरी आलोचना की और तर्क दिया कि यह समाज असमानता, नैतिक पतन और स्वतंत्रता की कमी का कारण है। उनके विचारों ने संकेत दिया कि समाज को प्राकृतिक अवस्था के नैतिक सिद्धांतों और सामान्य इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। रूसो के विचार आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उन्हें कई समाज सुधार आंदोलनों को प्रेरित करते हैं। उनके विचार। रूसो का सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जीन जैक रूसो ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत उनके सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारों में से एक है। इस सिद्धांत में उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार एक आदर्श समाज का गठन किया जा सकता है जहां प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता सुरक्षित रहे। सामाजिक अनुबंध। प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक स्वतंत्रता। रूसो ने तर्क दिया कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य स्वतंत्र, समान और नीतिक होते थे। ये उनकी बात थी। इस अवस्था में कोई भी कानून शासन नहीं होता था, लोग स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र होते थे। संपत्ति और समानता। जैसे जैसे समाज में विकसित हुआ, संपत्ति और समानता को उद्भव हुआ, जिससे लोगों के बीच संघर्ष और विभाजन होने लगा, कॉम्पिटिटिवनेस आने लगी सब में।
नागरिक समाज को दो असमानता का संघर्ष, निजी संपत्ति और सामाजिक असमानता ने लोगों के बीच संघर्ष और अविश्वास को जन्म दिया। ये इस तरीके से लिखा है मैंने कि किस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ी। तो असमानता का संघर्ष, इससे समाज में असमानता और अन्याय बढ़ने लगा। समाज का गठन किया जाने की एक आवश्यकता पड़ी। इस असमानता और संघर्ष को समाप्त करने के लिए लोगों ने एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से एक संगठित समाज और सरकार की स्थापना की जानी सॉरी सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, स्वतंत्रता का त्याग, अपने कुछ फ्रीडम्स, कुछ अपनी छूट का कुछ त्याग करना पड़ता था लोगों को, सभी लोगों को। एक जनरल विल के तहत, सामाजिक अनुबंध के तहत प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का त्याग करता था और इसे सामूहिक इच्छा जनरल विल का अधीन करता था। यह त्याग व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करता था, बल्कि इसे एक सामूहिक रूप से सुरक्षित करता था। अब सभी के लिए वो सेम हो गया कि सभी को ये स्वतंत्रता व्यक्तिगत मिलेगी। सामूहिक इच्छा का मतलब कि समाज के सभी सदस्य अपनी इच्छाओं और हितों को सामूहिक रूप से निर्धारित करते हैं और इस पर सहमति बनाते हैं। यह समाज की सामान्य भलाई को प्राथमिकता देता है। सरकार और शासन, जनता की संप्रभुता। रूसो ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता की संप्रभुता को बनाए रखना है। सरकार को जनता की सामूहिक इच्छा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। प्रतिनिधित्व, उन्होंने तर्क देके वास्तविक लोकतंत्र में जनता को अपनी सामूहिक इच्छा को सीधे रूप से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। प्रतिनिधि शासन को उन्हें संदिग्ध माना। भाई ये कुछ गलत हो सकता है अगर प्रतिनिधित्व चुनते हैं तुम किसी को। स्वतंत्रता और समानता, वास्तविक स्वतंत्रता। रूसो ने कहा कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब लोग सामूहिक इच्छा के अधीन हो। इसका मतलब यह है कि लोग अपने स्वयं के कानूनों का पालन करते हो जो सामूहिक रूप से सहमति से बने होते हो। समानता, उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक अनुबंध के माध्यम से समाज में समानता स्थापित की जा सकती है, क्योंकि सामूहिक इच्छा हमेशा समाज में सभी सदस्यों की भलाई की प्राथमिकता देती है। उदाहरण, फ्रांसीसी क्रांति। रूसो के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया। क्रांतिकारियों ने उनकी विचारधारा को अपनाया और इससे अपने राजनीतिक और सामाजिक सुधारों में शामिल किया। आधुनिक लोकतंत्र। रूसो के विचार आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों का आधार बने। उनके सिद्धांतों ने सरकार और समाज के बीच संबंधों को समझने और सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान निर्माण। रूसो के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत ने कई देशों के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचारों ने यह स्पष्ट किया कि सरकार की शक्ति जनता से आती है और इसे जनता की सामूहिक इच्छा के अनुसार ही संचालित किया जाना चाहिए। अब देख लेते सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जीन जैक रूसो के विचार। जीन जैक रूसो का सामान्य इच्छा जनरल विल का सिद्धांत उनके सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिद्धांत यह समझाने का प्रयास करता है कि समाज को किस प्रकार संगठित और संचालित किया जाना चाहिए ताकि सभी लोगों की भलाई और सुनिश्चित की जा सके। सामान्य इच्छा के प्रमुख, सामान्य भलाई। सामान्य इच्छा वह सामूहिक इच्छा है जो समाज के सभी सदस्यों को सामान्य भलाई और कल्याण, किसमें सभी की भलाई हो और सभी का कल्याण हो, तो उसको एक प्रतिबिंब चिन्हित करता हो। इस तरीके की एक इच्छा, एक चाहत, यह व्यक्तिगत इच्छाओं और हितों से ऊपर होती है। ये खुद की भलाई से इच्छा होती है, पूरे समाज की भलाई के लिए ही मानी जाती है कि सभी का भला होगा, इसमें सभी का कल्याण होगा। ये इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके का कानून बनना चाहिए जिससे सभी का भला और सभी का कल्याण हो। तो ये जनरल विल है। समाज का सुधार। रूसो के अनुसार समाज का अस्तित्व और उसका सही संचालन सामान्य इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत इच्छा का बनाम सामान्य इच्छा। व्यक्तिगत इच्छा व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ पर आधारित होती हैं। ये इच्छाएं कभी कभी समाज के हितों को विपरीत भी हो सकती हैं। सामान्य इच्छा व्यक्तिगत इच्छाओं के विपरीत समाज के सभी सदस्यों की भलाई की प्राथमिकता देती है। यह समाज की सामूहिक और समग्र हितों को दर्शाती है। सामान्य इच्छा का निर्माण, जैसे कि एक सामान्य इच्छा का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि कोई स्कूल बनाना है, सभी लोगों को उस एरिया के यही चाहता है कि यहाँ पे एक स्कूल होना चाहिए, वो सभी की एक सामान्य इच्छा है। सरकार से वो ये इस तरीके का स्कूल बनवाना चाहती है या इस तरीके का कानून की भाई यहाँ पे स्कूल में इस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए और फीस नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का कानून बनाए। इस स्कूल में इतनी क्लास के बच्चों तक फीस नहीं होनी चाहिए, फ्री में मुफ्त पढ़ाई होनी चाहिए। ये सभी की चाहत है, सभी के बच्चों की वहां पर पढ़ने के लायक होना चाहिए स्कूल। सामान्य इच्छा का निर्माण, सहभागिता। सामान्य इच्छा का निर्माण सभी समाज के सदस्यों की सहभागिता से होता है। सभी नागरिक अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और विचारों को सामूहिक रूप से व्यक्त करते हैं और सामान्य इच्छा का निर्माण करते हैं।
सहमति सामान्य इच्छा का आधार सहमति और सामूहिक निर्णय पर होता है। सभी सदस्यों की सहभागिता और सहमति से ही एक सामान्य इच्छा को निर्धारित किया जाता है। कानून कानून का आधार रूसो के अनुसार कानून सामान्य इच्छा का प्रतिबिंब होता है, यानी उसका रिफ्लेक्शन होता है। कानून का निर्माण और उसका पालन सामान्य इच्छा के आधार पर ही होना चाहिए। न्याय और समानता सामान्य इच्छा पर आधारित कानून समाज में न्याय और समानता को सुनिश्चित करते हैं। आजादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता। रूसो ने तर्क दिया कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब लोग सामान्य इच्छा के अधीन होकर कार्य करते हैं और उसका पालन करते हैं। यह स्वतंत्रता स्वैच्छिक और सामूहिक होती है, न कि केवल व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित होती है। स्वतंत्रता का साक्षण सामान्य इच्छा समाज और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति दूसरी की स्वतंत्रता को बाधित न करे। प्रभुत्व संपन्न के रूप में सामान्य इच्छा जीन जैक रूसो ने सामान्य इच्छा जनरल विल को समाज की सर्वोच्च सत्ता, संप्रभु सत्ता, इन्हें सौरोगिन के रूप में प्रस्तुत किया। सबसे मेन माना सामान्य इच्छा को, सैन्य पर लोगों की, पूरे समाज की एक जनरल विल। यह रूसो के इस सिद्धांत को प्रमुख बिंदु इस तरीके से समझेंगे हम। इन बिंदुओं से 10 बिंदु लिखे मैंने। सामान्य इच्छा का मुख्य उद्देश्य समाज की सहमति, सामूहिक भलाई और कल्याण को सुनिश्चित करना। इच्छा का सर्वोच्च सत्ता के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका अर्थ है कि यह सभी कानूनों और नीतियों का सर्वोच्च स्रोत है। सामान्य इच्छा के अनुसार चलने वाले समाज नैतिक और राजनीतिक रूप से सही और न्याय संगत माने जाते हैं। सामान्य इच्छा को सर्वोपरि संप्रभुता का दर्ज दिया गया है, यानी यह किसी भी व्यक्तिगत इच्छा या हित से ऊपर होते हैं। सामान्य इच्छा के माध्यम से जनता अपनी शक्ति और अधिकार का प्रयोग करती है। यह जनता की संप्रभुता का प्रतीक है। सभी कानून और नीतियां सामान्य इच्छा के अनुरूप होती हैं। कानून बनाने और लागू करने की प्रक्रिया में सामान्य इच्छा की प्रधानता होनी चाहिए। सामान्य इच्छा समाज में स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देती है, क्योंकि यह सभी सदस्यों की भलाई को प्राथमिकता देती है। रूसो ने सामान्य इच्छा का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार माना है, जहां लोग सीधे अपनी सामूहिक इच्छा को व्यक्त करते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। सामान्य इच्छा का निर्माण सभी नागरिकों की सहभागिता से होता है, जिससे समाज की संप्रभुता और न्याय सुनिश्चित होती है। सामान्य इच्छा लोगों की नैतिक अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना प्रदान करती है, जिससे समाज में एकता और सहमति बनी रहती है। जीन जैक रूसो ने सामान्य इच्छा को समाज की सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया, जो समाज के सभी सदस्यों की भलाई और न्याय को सुनिश्चित करती है। इस सिद्धांत ने आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब रूसो के विचारों की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। उनके बहुत ही दर्शन समाजशास्त्र को गहरा प्रभाव भी डाला है, पर उनके विचारों को आलोचना की गई है। उनके कुछ विचार की जो आलोचक हैं, एडम स्मिथ ने रूसो के विचारों को व्यावहारिक नहीं माना। भाई ये तो लागू करने लायक ही नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत वास्तविक जीवन में लागू करना कठिन है, क्योंकि समाज में हमेशा विभिन्न हित और दृष्टिकोण होते हैं। फिर सेकंड आते हैं हमारे इमैनुएल कांट ने सामान्य इच्छा की व्याख्या में रूसो के कुछ पहलुओं का विरोध किया, विशेष रूप से उनके दृष्टिकोण का अत्यधिक आदर्शवादी, यानी भाई ये तो इमेजिनरी है, और व्यवहारिक राजनीति के लिए अनुपयुक्त माना। भाई ये तो व्यवहारिक राजनीति के लिए लायक नहीं है, ये इसका आदर्शवादी जो भी दृष्टि है, विचार हैं। एडवर्ड बर्क ने रूसो के विचारों को अत्यधिक आदर्शवादी और उत्साही माना। उन्होंने कहा कि रूसो का प्राकृतिक अवस्था का विचार और सामान्य इच्छा का सिद्धांत वास्तविकता से बिल्कुल दूर है और समाज में अस्थिरता ला सकता है। बर्क ने रूसो की विचारधारा को फ्रांसीसी क्रांति के लिए जिम्मेदार ठहराया, रूसी अराजकता और हिंसा का स्रोत माना। उन्होंने रूसो के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को अव्यावहारिक और खतरनाक बताया। बर्क ने परंपराओं, स्थापित सामाजिक संरचनाओं के संरक्षण पर जोर दिया, जो रूसो के क्रांतिकारी विचारों के विपरीत है। फ्रेडरिक हायक ने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को सामूहिकता और अधिनायकवादी की ओर झुकाव वाला माना। उन्होंने तर्क दिया कि सामान्य इच्छा व्यक्तियों की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की सीमित करती है। हायक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त बाजार और की प्राथमिकता दी, जो रूसो को सामूहिक इच्छा के विचार से विपरीत है थोड़ी। बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने रूसो के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सिद्धांत को व्यावहारिक और लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए हानिकारक बनाया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बजाय प्रतिनिधि लोकतंत्र और व्यावहारिक और स्थिर होता है।
बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा माना। उन्होंने तर्क दिया कि सामान्य इच्छा के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों का हनन किया जा सकता है। और एक और हमारे थे ईसाई बर्लिन ने चेतावनी दी कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत अधिनायकवादी शासन की ओर ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत सत्ता के केंद्रीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन का कारण बन सकता है। अधिनायकवादी यानी कोई एक महान शक्तिशाली राजा का निर्माण हो सकता है इससे, और जो निरंकुश हो सकता है और समाज पर कंट्रोल हो सकता है, शोषण हो सकता है समाज की प्रजा का। प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति। रूसो के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति का गहरा प्रभावित किया। उन्होंने सामाजिक अनुबंध और सामान्य इच्छा के सिद्धांत क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने और नई सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं के निर्माण में मदद की। आधुनिक लोकतंत्र। रूसो के विचारों ने आधुनिक लोकतंत्र सिद्धांतों को प्रणालियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचारों ने जनता की संप्रभुता और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्व दिया। शिक्षा। रूसो की शिक्षा पर विचार, विशेष रूप से उनकी पुस्तक एमिल ऑफ ऑन एजुकेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता और भावनात्मक को विकास के महत्वपूर्ण रेखांकित किया। इसने आधुनिक शिक्षा प्रणालियों को प्रभावित किया। मानवाधिकार और स्वतंत्रता। रूसो के विचारों ने मानवाधिकार और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को मजबूत किया। उन्होंने उनके नैतिकता और न्याय के विचार आज भी मानवाधिकार संगठनों और आंदोलनों के लिए प्रेरणा या स्रोत हैं। ये तो आपके चैप्टर हो गया ऊपर का। ये कुछ चैप्टर के 4 क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के लास्ट में होते हैं। इनको हमने शॉर्ट में इसमें पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है थोड़ा, तो आपको पढ़ सकते हैं इनको। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु हर जगह वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये इनका एक कोट है कि व्याख्या कीजिए कि और रूसो की स्वतंत्रता तथा सत्ता में समन्वय लाने का प्रयास की जांच कीजिए। उक्ति का वाक्य। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र पैदा होता है, समाज और उसके नियमावली उसे बेड़ियों में जकड़ देते हैं। यह उक्ति समाज के समानता और बंधनों को इंगित करता है। स्वतंत्रता और सत्ता में समन्वय। सामाजिक अनुबंध। रूसो ने सामाजिक अनुबंध के माध्यम से स्वतंत्रता और सत्ता में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। सामान्य इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए सभी नागरिकों की भलाई और सुनिश्चित करने का प्रयास किया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वकालत की जिसमें सभी नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नैतिक और न्यायपूर्ण समाज में न्याय निर्माण पर बल दिया गया जहां कानून सामान्य इच्छा का प्रतिबिंब हो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ कहाँ तक ठीक है कि रूसो का संप्रभुता संपन्न शासक होब्स के लिवायथन जिसका सिर काट दिया गया है, जैसे होब्स का जो लिवायथन था उसमें जो राजा का एक निरंकुश राजा का जिक्र किया गया था, उसका सिर काट दिया गया। ये भी एक कोट है। रूसो और होब्स के विचारों की तुलना। होब्स का लिवायथन एक सर्वसत्तावादी राज्य है जहाँ शासक को पूर्ण सत्ता प्राप्त हो। रूसो के शासक को भी समाज की सामान्य इच्छा का पालन करना होता है, लेकिन उसकी सत्ता पर नैतिक और सामूहिक नियंत्रण होता है। समानता। सत्ता का केंद्र। दोनों विचारकों को शासकों के पास सत्ता का केंद्रीकरण है। सारी ताकत राजा के पास एक शासक के पास होनी चाहिए। पर यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। रूसो में उन्होंने सामान्य इच्छा के तौर पर कहा है कि लोगों की जो सामान्य इच्छा है, तो लोगों के पास तकरीबन सारी पावर लोगों को दी है, ना कि एक शासक को। तो उसमें सामान्य इच्छा पर जोर दिया गया रूसो ने। और होब्स ने अपने राजा के कि जो व्यक्ति चुनेंगे उसमें प्राकृतिक अधिकार थे कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा वो करेगा सामान्य राजा। अंतर देख लेते। सत्ता का स्रोत। होब्स के सत्ता का स्रोत शासक स्वयं है, जबकि रूसो का सामान्य इच्छा सत्ता का स्रोत है। स्वतंत्रता। शासक के शासकों का उद्देश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता और भलाई सुनिश्चित करना है, जबकि होब्स का शासक सत्ता को बनाए रखने पर केंद्रित करता है कि बस सिर्फ समय सत्ता को बनाए रखना है, उसके लिए हम कुछ भी अनैतिक कार्य भी करने के लिए उसने छूट दी है राजा को, होब्स ने। निष्कर्ष। रूसो का शासक होब्स के लिवायथन से अलग है क्योंकि उसकी सत्ता सामान्य इच्छा के अधीन है और वह नैतिक और न्यायपूर्ण समाज में निर्माण पर बल देता है। सॉरी। थर्ड क्वेश्चन है, नागरिक समाज के आलोचक के रूप में रूसो का मूल्यांकन कीजिए। नागरिक समाज की आलोचना की उसने असमानता। रूसो ने नागरिक समाज को असमानता का स्रोत माना। स्वार्थ और लोभ। समाज में स्वार्थ और लोभ को बढ़ावा मिलता रहा। स्वतंत्रता और का हनन किया गया। नागरिक समाज व्यक्तियों की स्वतंत्रता बाधित होने लगी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र समान थे, साधारण जीवन जीते थे। प्राकृतिक अवस्था में साधारण और सरल जीवन जीते थे।
सामाजिक अनुबंध और सामान्य इच्छा होनी चाहिए। निष्कर्ष, रूसो के नागरिक समाज में कड़ी आलोचना की गई, लेकिन उनके सामाजिक अनुबंध के माध्यम से उसके सुधार के मार्ग प्रस्तुत भी किया उन्होंने। लास्ट क्वेश्चन, सामान्य इच्छा, रूसो की सामान्य इच्छा की प्रकृति और विशेषताओं पर जांच कीजिए, जो हमने ऊपर पढ़ाया तकरीबन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये चैप्टर ये खत्म होता है। अगर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना, आप सजेशन देना आप इसमें और क्या ऐड करवाना चाहते हैं नोट्स में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।